हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। आप सभी का पुनः स्वागत है स्टडी IQ IAS के हिंदी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है अभिषेक कुमार। जैसा कि आप सभी को पता होगा, रीजनल ज्योग्राफी की सीरीज स्टार्ट की गई थी अगस्त माह में और अब ये लगभग समाप्त हो चुकी है। अर्थात आज हम पश्चिम बंगाल को कवर करेंगे और इसी के साथ यह सीरीज समाप्त हो जाएगी। आइलैंड्स पर जो बचे हुए हैं यानी कि अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप, इन पर मैंने पहले ही डेडिकेटेड वीडियो बना दिए हैं इंडियन ज्योग्राफी पर, और यदि आप कहेंगे तो मैं इन पर भी एक डेडिकेटेड वीडियो ले आऊंगा। परंतु याद रखिएगा कि यदि अभी तक आपने रीजनल ज्योग्राफी सीरीज अटेंड नहीं की है, इसके एक एक वीडियो को अटेंड नहीं किया है, तो मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इससे पूरा शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखें। ये मैं दावे के साथ कहता हूं कि आपको इसके नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है, बस इसको समझ लें। और यदि नोट्स आपको चाहिए हैं तो ज्योग्राफी बाय अभिषेक कुमार टेलीग्राम चैनल पर जाकर आफ्टर वीडियो आप इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। लगभग सभी PDF वहां पर अवेलेबल कराई गई। हाँ, उड़ीसा राज्य की PDF मैं अवेलेबल नहीं करा पाया था, कारण यह था कि भाई वो एक्चुअल में सेव नहीं कर पाया था। तो इसके अलावा बाकी सभी PDF आपको वहां पर अवेलेबल कराई गई हैं। आप उनको डाउनलोड कर लें और एज अ नोट्स आप उनको अपने साथ प्रयोग करें। अब आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप अपनी तैयारी को और अच्छे से और इनहेंस तरीके से जारी रखना चाहते हैं तो स्टडी IQ IAS हिंदी ने अपने प्लेटफॉर्म पर P2I बैचेस लॉन्च किए हैं, जो कि लॉन्ग टर्म बैचेस हैं। और यदि आप इन लॉन्ग टर्म बैचेस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप AKB लाइव कोड के साथ इन बैचेस का पार्ट बन सकते हैं। एक बार मैं लास्ट में इन बैचेस के बारे में डिटेल में डिस्कस करूंगा। चलिए प्रारंभ करते हैं बिना किसी देरी के पश्चिम बंगाल को समझना। सबसे पहले यदि आप इंडियन मैप के अकॉर्डिंगली देखेंगे तो पश्चिम बंगाल की लोकेशन कुछ यहां पर आपको देखने के लिए मिलेगी, जहां मैंने व्हाइट कलर का डॉट यहां कर रखा है। अब पश्चिम बंगाल की लोकेशन देखने पर आपको मालूम चलेगा कि भाई ये 3 देशों के साथ इंटरनेशनल बॉर्डर क्रिएट करता है। एक है नेपाल, जो कि इस वाले रीजन में आपको देखने के लिए मिलेगा, दैट इज यह है नेपाल वाला सेक्शन। नेपाल के बाद आता है भूटान और भूटान के पश्चात पूर्वी भाग में आपको दिखाई देता है बांग्लादेश वाला सेक्शन। अब अचंभित कर देने वाली बात यह है कि यह 3 देशों के साथ बॉर्डर क्रिएट करता है और अकेले बांग्लादेश के साथ यह 3 विवाद लेकर चलता है। और ये क्या है 3 विवाद, तो आगे आने वाली वीडियोस में मैं इनको, यानी कि अभी आगे आने वाले टॉपिक में मैं इनको एक एक करके डिस्कस करता हूं। पर एक सिलसिलेवार तरीके से यदि हम पढ़ने का प्रयास करें तो 3 देशों के साथ यह इंटरनेशनल बॉर्डर क्रिएट करता है। एक है नेपाल, भूटान, इनके मध्य में एक राज्य है सिक्किम, जिसको ऐसा लगता है कि पश्चिम बंगाल ने अपनी गर्दन पर उठा रखा है। ठीक है, यानी कि यह पश्चिम बंगाल की गर्दन है और बाकी का जो पश्चिम बंगाल है, बाकी का जो वेस्ट बंगाल है, ये इसका धड़ है, ऐसा आपको देखने पर प्रतीत होगा। तो भाई ये है वेस्ट बंगाल का मैप, और वेस्ट बंगाल को देखोगे तो ये बिहार, झारखंड, उड़ीसा, देन यहां पर एक इंटरनेशनल बॉर्डर, और उत्तर में ये सिक्किम के साथ बॉर्डर क्रिएट करता हुआ नजर आएगा। और एक और राज्य है यहां पर आसाम, जिसके साथ ये सीमा साझा करता है। इसकी यदि मेन सिटीज की हम बात करते हैं तो याद रखें कि अब यहां पर यानी उतना ज्यादा ये ज्योग्राफिकल कंटेक्स्ट का है नहीं डेटा पर इसमें, परंतु जियोपॉलिटिकल एंगल से ये काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहां पर जियोपॉलिटिकल कंटेक्स्ट के हिसाब से यदि आप देखें तो देखिएगा भी कि कितना इंपॉर्टेंट है। उत्तर में आप देखेंगे कि इसके हिमालय लगा हुआ है, जो कि सिक्किम एक हिमालयन स्टेट है। यहां पर एक पहाड़, एक स्थान है जिसको कहा जाता है दार्जिलिंग, और ये दार्जिलिंग जाना जाता है अपनी पहाड़ियों के लिए, और यहीं पर टाइगर हिल्स भी आपको देखने के लिए मिलेगी। यानी उत्तर में लगा हुआ है इसके हिमालय। जब आप इसे दक्षिण की ओर से देखते हैं तो ये पेनिनसुलर इंडिया यानी कि प्रायद्वीपीय भारत के साथ सीमा साझा करता है। और यहां पर यदि आप देखें तो यह एक सागरीय भाग के साथ या फिर एक वाटर बॉडी के साथ भी सीमा साझा कर रहा है, दैट इज कॉल्ड पश्चिम बंगाल। क्लियर। यहां पर दार्जिलिंग की पहाड़ियां हैं जो कि बहुत ही ज्यादा फेमस मानी जाती हैं। नीचे आते हैं तो एक है जलपाईगुड़ी क्षेत्र और एक आता है दिनाजपुर वाला एरिया। अब याद रखें कि यहां जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, जिससे चिकन नेक भी कॉल किया जाता है, यह चाइना के साथ डिस्प्यूटेड एरिया है, और चाइना बार बार यह क्लेम करता है कि भाई यह हमारा पोर्शन है, यह हमारा भाग है। और यहां एक आवश्यक बात याद रखने वाली यह है कि पूरे भारत को नॉर्थ ईस्ट रीजन से जोड़ने वाला एकमात्र मार्ग है, दैट इज सिलीगुड़ी कॉरिडोर या फिर चिकन नेक। और यहां पर मेन कंटेक्स्ट यह है कि भौगोलिक राजनीति का भी एक केंद्र है, इंडिया चाइना डिस्प्यूट। और दूसरी बात कि यहां पर फ्रिक्वेंट लैंडस्लाइड्स यानी कि भूस्खलन आपको देखने के लिए मिलेंगे।
दैट इज वाई यहां पर एक बात बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर डिपेंडेंसी को कम करने के लिए और चाइना के डिफेंस को ओवरकम करने के लिए हमने यहां पर एक नया कॉरिडोर विकसित करने का प्लान किया है, दैट इज कॉल्ड टेटोलिया कॉरिडोर। यह जियोपॉलिटिकल एंगल से काफी इंपॉर्टेंट है। यह टेटोलिया कॉरिडोर की जो लंबाई है लगभग 84 किलोमीटर है और यह शुरू होता है दिनाजपुर से और यह जाता है जलपाईगुड़ी एरिया तक, अर्थात ये आपस में इन दोनों को कनेक्ट करता है। और इसका नाम टेटोलिया कॉरिडोर क्यों रखा गया है? क्योंकि बांग्लादेश का एक स्थान है, इसे नाम दिया जाता है टेटोलिया और इसीलिए इसको कॉल किया जाता है टेटोलिया उप जिला है बेसिकली, और इसीलिए इसको नाम दिया जाता है टेटोलिया कॉरिडोर। परंतु वर्तमान कंटेक्स्ट में यदि आप देखें तो बांग्लादेश में क्या स्थिति उत्पन्न हुई है, इससे आप भली भांति आधार पर परिचित होंगे। और इसीलिए कहा जा रहा है कि क्या टेटोलिया कॉरिडोर वर्तमान में संकट में है, या फिर क्या ये टेटोलिया कॉरिडोर का जो प्रोजेक्ट भारत सरकार ने चलाया है क्या यह सफल हो पाएगा। यानी कि इस पर एक प्रश्न चिन्ह आ गया है कि भाई ये किस प्रकार से सफल हो पाता है और अब भारत का क्या स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू रहता है। पहला कंटेक्स्ट ये। दूसरी बात कि यहां से जो उत्तराखंड से भागीरथी नदी निकलती है, जिसको फिर बाद में गंगा कहा जाता है, यही गंगा पश्चिम बंगाल में जब प्रवेश करती है तो इसे भागीरथी कहा जाता है। और इसी की एक वितरिका है जिसको नाम दिया जाता है हुगली। यह है हमारी हुगली रिवर या फिर हुगली नदी। इज दैट क्लियर? अब ऊपर बह रही है भागीरथी, तो ये भागीरथी का तो सिंपल कंटेक्स्ट है भाई कि विभिन्न स्थानों से प्रवाहित होते हुए ये बांग्लादेश में प्रवेश करेगी। बांग्लादेश में इसे नाम दिया जाएगा पद्मा, और ये पद्मा मिलेगी ब्रह्मपुत्र से, जिसका उद्गम मानसरोवर झील के चिमायुडुंग ग्लेशियर से होता है, जिसे बांग्लादेश में कहा जाता है जमुना। और ये पद्मा और जमुना मिलकर संयुक्त धारा बनेगी पद्मा, और फिर मणिपुर की एक नदी आकर मिलेगी जिसका नाम है मेघना या बराक, और फिर ये करेंगी विश्व के सबसे बड़े डेल्टा सुंदरवन डेल्टा का निर्माण। अब याद रखो कि यहां पर भी एक ओवरक्लेम है कि भाई बांग्लादेश का ये कहना है कि जो सुंदरवन का डेल्टा है ये मेघना नदी द्वारा बनाया जाता है, और भारत ये कहता है चूंकि हमारे अधिकार क्षेत्र से दो नदियां यहां पर प्रवाहित होते हुए आ रही हैं, एक है ब्रह्मपुत्र और एक है गंगा, और ये दोनों प्रवाहित होते हुए अपना मुहाना बनाती हैं बंगाल की खाड़ी सागर में। चूंकि एरिया पड़ जाता है बांग्लादेश का, परंतु यह बात कोई नहीं नकार सकता कि गंगा और जमुना मिलकर विश्व के सबसे बड़े डेल्टा सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती हैं, और यह क्षेत्र जाना जाता है अपने मैंग्रोव वनों के लिए। और यहां पर फ्रिक्वेंटली जैसे लैंडस्लाइड्स आते हैं यहां जलपाईगुड़ी और साथ में दिनाजपुर वाले एरिया में, यह क्षेत्र चक्रवात से यानी कि साइक्लोन से प्रभावित होता है, और साइक्लोन से प्रभावित होने के कारण और साथ में सुनामी से भी प्रभावित होने के कारण यहां पर एक कंडीशन थी 2018 के पहले की यदि हम बात करते हैं तो यहां दो आइलैंड हैं जहां पर हुगली नदी नीचे आती है और हुगली नदी बंगाल की खाड़ी सागर में अपना मुहाना बनाती है। इसी के समीप दो आइलैंड हैं जिनको कहा जाता है, एक है गंगा सागर आइलैंड और एक है न्यूमोर आइलैंड। इन दोनों पर जल स्तर बढ़ने और घटने की समस्या विद्यमान है, यानी कि कई बार देखा गया है कि भाई न्यूमोर पूरा का पूरा जलमग्न हुआ, देन उसके बाद वापस से यह भूधरा पर प्रकट हो गया। तो ये जो गंगा सागर और न्यूमोर आइलैंड है, इनमें से इस न्यूमोर आइलैंड पर भी इंडो बांग्लादेश विवाद चलता रहता था। अब रिलेशन सुधारने के लिए हमने न्यूमोर आइलैंड को बांग्लादेश को दे दिया, और अब यहां पर जैसे ही हमने दिया उसके बाद कहा जाता है, यानी भारत ने ऑफिशियली यह डिक्लेरेशन नहीं किया था परंतु वहां कंटेक्स्ट यही था। अब यहां पर यदि देखा जाए तो सुनामी आती है, और सुनामी के कारण वह आइलैंड जो कि पहले ही कई बार जलमग्न हो गया था, यह एक बार और जलमग्न होता है, और 2018 के बाद यह अस्तित्व में नहीं देखा जाता। तो कहा जाता है, आपसे पूछा जाएगा कि भाई न्यूमोर आइलैंड किस किस के मध्य यदि सीमा का विवाद है, तो इंडो बांग्लादेश के मध्य यह सीमा का विवाद था। परंतु याद रखो कि अब ना ही रहा आइलैंड और ना ही रहा विवाद। जब आइलैंड ही डूब गया तो विवाद किस काम का। यानी कि पहला विवाद सिलीगुड़ी कॉरिडोर के लेकर जो कि वेस्ट बंगाल के समीप ही है और वेस्ट बंगाल में ही है, और दूसरा है न्यूमोर आइलैंड को लेकर जो कि वेस्ट बंगाल के नीचे बंगाल की खाड़ी सागर के तट पर दिखाई देता है। और साथ में याद रखो कि अब यह जलमग्न हो गया है, और किसके कारण, तो यहां पर आने वाले चक्रवात और सुनामियों के कारण यह जलमग्न हो गया। इसी प्रकार जब हुगली नदी को आप देखेंगे तो हुगली नदी हावड़ा और साथ में कलकत्ता से होकर गुजरती है। कलकत्ता जो कि पश्चिम बंगाल की राजधानी भी है और भारत की पुरानी राजधानी, और पुराना मानक समय भी इसी को माना जाता था।
प्रथम हाई कोर्ट, यानी कि सारी इंपॉर्टेंट प्लेसेस आपको इस एरिया में एलोकेटेड मिलेंगी। यहां याद रखिएगा कि जहां इस हुगली नदी पर एक बैराज है जिसका नाम है फरक्का बैराज, और इस फरक्का बैराज के जल की मात्रा को लेकर भी इंडो बांग्लादेश विवाद चलता रहता है। और दूसरा विवाद इसलिए भी होता है क्योंकि ये जो बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल की सीमा लगी हुई है, यहां पर कुछ नदियां प्रवाहित होती हैं जो कि कई बार अपना मार्ग परिवर्तित करती हैं, यानी कि कई बार ये पश्चिम बंगाल में आ जाती हैं और कई बार देखा गया है कि ये बांग्लादेश में चली जाती हैं। यानी कि बहुत ही इजीली आप बांग्लादेश के थ्रू, बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल की सीमा को क्रॉस करते हुए भारत में प्रवेश कर सकते हैं। इसको कहा जाता है असम्मित सीमा, यानी कि बांग्लादेश एक ऐसा रीजन है जो कि भारत की असम्मित सीमा बनाता है। अर्थात यहां पर जो आपने अक्सर सुनी होंगी ना घुसपैठियों की समस्या, की बांग्लादेश से घुसपैठिए आ जाती हैं और ये कभी भी वापस नहीं जाते हैं। एक्चुअल में ये क्यों हो पाता है? क्योंकि बांग्लादेश के साथ यह पश्चिम बंगाल एक प्रकार की असम्मित सीमा है ना क्रिएट करता है, जिसको कई बार जो कि मेनली होता है नदियों के कारण। इज दैट क्लियर? अब याद रखिएगा कि यहां पर जब आप बांग्लादेश को देखेंगे तो जो नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट दिख रहा है, यानी कि यहां से आप अच्छे से समझ पाएंगे आई थिंक कि यह है बांग्लादेश और यह दिख रहा है आपको नॉर्थ ईस्ट वाला सेक्शन। कालांतर में कहा जाता है कि भाई जब टेक्टोनिक एक्टिविटी घटित हो रही थी उस समय तक ये एक थे, परंतु पृथ्वी पर होने वाली समय समय पर होने वाली हलचलों के परिणाम स्वरूप यह वाला भाग अवतलित होता है और अवतलित होने की कंडीशन में फिर गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाए हुए अवसादों के निक्षेपण से यह वाला एरिया फुलफिल किया जाता है, यानी कि भरा जाता है। अवसादों का यहां पर निक्षेपण होता है और अवसादों के निक्षेपण के कारण एक मैदानी भाग का निर्माण होता है। इसको कहा गया है बांग्लादेश। इसीलिए बांग्लादेश जिस एरिया में है उसे कहा जाता है मालदा गैप। मालदा गैप क्यों कहा जाता है? तो यहां पर एक क्षेत्र दिखाई देगा जिसको नाम दिया जाता है मालदा, एक जिला है जिसका नाम है मालदा और इसीलिए इसको कहा जाता है मालदा गैप। सेकेंड बात कि जब आप पाएंगे कि इसी मालदा गैप के यदि हम अध्ययन करें तो यहां पर राजमहल की पहाड़ियां हैं जो कि छोटा नागपुर पठार से आती हैं और यहां मेघालय राज्य में गारो पहाड़ी है जो कि सबसे पश्चिमी पहाड़ी मानी जाती है। तो राजमहल गारो गैप भी इसी को कॉल किया जाता है। इज दैट क्लियर? यहां पर याद रखें कि ये जो पश्चिम बंगाल है और इसमें जो कोलकाता इसकी राजधानी है जिसका पुराना नाम कलकत्ता था, यहां विश्व का एक सबसे फेमस ब्रिज भी आपको देखने के लिए मिलेगा जिसको हावड़ा ब्रिज के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि यह द्वितीय विश्व युद्ध के समय बना था और इस पर एक समय पर विवाद भी खड़ा हुआ था, परंतु आज ये विवादित कुछ नहीं है ना। बेसिकली कहा जाता है कि यह बिना खंभों के बना हुआ एक ब्रिज है, तो हावड़ा ब्रिज के लिए भी यह क्षेत्र जाना जाता है। यानी कि ज्योग्राफिकल रीजन्स के अकॉर्डिंगली बहुत ही कम महत्वपूर्ण होने के बावजूद जियोपॉलिटिकल एंगल को अपने अंदर धारण किए हुए है यह पश्चिम बंगाल। दैट इज वाई यह आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसी के नीचे आपको एक आइलैंड मिलेगा जिसका नाम है कोको आइलैंड और यह कोको आइलैंड एक्चुअल में म्यांमार के अधिकार क्षेत्र में है। कभी यह कोको आइलैंड इंडो म्यांमार विवाद का भी कारण था, ठीक उसी प्रकार जैसे न्यूमोर था। अब कहा यह जाता था और यह सत्य भी है कि वो कोको आइलैंड अंडमान निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड का ही एक भाग था। फिर बाद में जब हमने इसको म्यांमार को गिफ्ट कर दिया, म्यांमार को दे दिया, तो अब हम इसको अंडमान में काउंट नहीं करते। बेसिकली अंडमान निकोबार द्वीप समूह और कोको आइलैंड ये दोनों ही अराकान यूमा शिखर के ही हिस्सा हैं। अर्थात यदि आप हिमालय को देखें तो इस पूर्ववर्ती भाग को अराकान यूमा कहा जाता है। पश्चिम बंगाल का ये क्षेत्र है। यहां पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि भाई इसी को कहा जाता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इज दैट क्लियर? यह था पश्चिम बंगाल के बारे में एक बहुत ही छोटा पॉइंट और बहुत ही एक छोटा डिस्कशन। कारण यह है कि पश्चिम बंगाल उतना ज्योग्राफिकल एलोकेटेड नहीं है, परंतु जियोपॉलिटिकल एंगल अब आप समझ गए होंगे। यहां पर एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप सभी के लिए कि भाई स्टडी IQ IAS ने अपने लॉन्ग टर्म बैचेस जो लॉन्च किए हैं जिनका भी टारगेट 2026 और 27 के UPSC को क्वालिफाई करने का है, वो मात्र 999 रुपए मंथली प्राइस में इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। AKB लाइव कोड का यदि आप यूज करते हैं तो ही आपको ये बैचेस इतने बिक के पड़ेंगे, अन्यथा की स्थिति में ये थोड़े से कॉस्टली आपको हो सकते हैं। तो डिस्काउंट कोड के लिए आप इनका प्रयोग कर सकते हैं। मिलते हैं ऐसे किसी ही अन्य नॉलेजेबल वीडियो के साथ आने वाले समय में। धन्यवाद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।